हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट फर्स्ट में वैद्युत आवेश का बेसिक पार्ट हमने पढ़ा था और उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में कि वैद्युत आवेश के जो मात्रक है उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैद्युत की विधियों को हम डिस्कस करेंगे और कुछ आवेश के गुणधर्मों के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और किसी स्टूडेंट ने अभी तक यदि पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वरना आप चैनल के लिंक पर जाकर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज आवेश के मात्रक से। क्या होता है आवेश का मात्रक? देखिएगा, आवेश का मात्रक पता करने के लिए हमें सबसे पहले आवेश का फॉर्मूला पता होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपने छोटी क्लासेस यानी कि 10th में ज़रूर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा। आवेश का फॉर्मूला आप ऐसे निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ आपको पता है जैसे कि विद्युत धारा जो होती है I बराबर वो होती है आपके Q/T, यानी कि आवेश प्रवाह की जो रेट है वही आपकी क्या होती है, विद्युत धारा। तो यहाँ पर देखिएगा Q का यदि फॉर्मूला लिया जाए तो Q का फॉर्मूला बन जाता है आपका I और ये T इधर जाएगा तो I × T, यानी Q इक्वल्स टू हो गया आपका IT। तो आवेश इक्वल्स टू हो गया विद्युत धारा इनटू समय, विद्युत धारा इनटू समय। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को I से और समय को T से। जैसा कि आप सबको पता है विद्युत धारा जो होती है उसको हम उसका मात्रक होता है एम्पियर और समय का होता है आपका सेकंड। समय का मात्रक हो गया सेकंड, विद्युत धारा का हो गया आपका एम्पियर। तो Q का जो मात्रक होगा यानी आवेश का जो मात्रक होगा वो एक प्रकार से हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, या आप इसको बोल सकते हैं कूलॉम, या आप इसको बोल सकते हैं कूलॉम यानी C। तो आवेश का मात्रक हो गया एक प्रकार से कूलॉम। चलिए, आवेश के मात्रक के बारे में बात हो चुकी है, अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी विमा के बारे में। विमा के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि होने का मतलब क्या है? जहाँ पर केवल परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं। तो चार्ज के अंदर और द्रव्यमान के अंदर आपको पता होगा ये दोनों ही अदिश राशियां हैं। यहाँ पर हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब आपने छोटी क्लासों में देखिएगा ऐसे पढ़ा होगा कि जो सदिश चिन्ह होता है वेक्टर, वो इस प्रकार से आप इसके ऊपर लगाते हैं, ये एरो लगाते हैं। तो आप Q के ऊपर कभी भी इस प्रकार का एरो लगा हुआ नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि आवेश कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। अब बात करता हूँ मैं आवेश की विमा की बात करते हैं। विमा आपने 11th क्लास में ज़रूर पढ़ी होगी, जहाँ पर आप इस प्रकार से विमाएँ लिखते होंगे M L A T। मोस्टली इन चीज़ों को यूज़ लेते होंगे आप, जहाँ पर M आपका मास होगा, द्रव्यमान, L यहाँ पर लेंथ यानी लंबाई, A यहाँ पर एम्पियर, T यहाँ पर टाइम। इन सब चीज़ों को यूज़ लेकर आप विमा बनाते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम आवेश की विमा की। आवेश की विमा की मैं बात करूँ तो आवेश की विमा क्या होगी? देखिएगा, आवेश की विमा होगी आपके जिसकी विमा आप निकालते हैं हमेशा उसे बड़े ब्रैकेट में लिखना है आपको, यानी कि यहाँ पर चार्ज की निकाल रहे हैं तो Q यहाँ पर
बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर बीमा में देखिएगा कि इसके फॉर्मूले में जाइएगा। फॉर्मूले में क्या यहाँ पर आपके मास कहीं पर भी आपको दिख रहा है? द्रव्यमान नहीं दिख रहा है, तो m आपका क्या होने वाला है यहाँ पे? m 0। m की इकाई क्या हो जाएगी? 0। l यानी लेंथ की इकाई भी कितनी हो जाएगी? 0। और एम्पियर यानी धारा यहाँ पर है, तो एम्पियर हो गया आपका 1। एंड समय भी यहाँ पर इंक्लूड है, तो t हो जाएगा आपका 1। यानी आप q की जो विमा है वो लिख सकते हैं आप A1 एंड T1। A1 और T1 आपका क्या होगा? इसका विम्य सूत्र होगा आवेश का। तो ये आप अपने नोट्स में नोट कीजिएगा। और मैं बता चुका हूँ कि नोट्स आपको कंप्लीट जो नोट्स है वो मैं आपको देने वाला हूँ। कंप्लीट जो नोट्स है वो आपको मिलने वाला है। आपको नोट्स की बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे रफ़ कर रहा हूँ। और रफ़ करने के लिए मैं एक पेज का प्रयोग करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डस्टर लेकर नहीं बैठा था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन कोई नहीं, अपन पेज के माध्यम से इसको साफ़ करेंगे। चलिए, तो ये एक आपका हो चुका है विम्य सूत्र। अब मैं बात करता हूँ आपके अन्य इकाइयों के बारे में जो आवेश की है। ठीक है, देखिएगा, आवेश को एक माइक्रोकूलम चार्ज जो होता है, एक माइक्रोकूलम चार्ज जो होता है आपके, वो 10 की पावर -6 कूलम के इक्वल होता है। फिर एक नैनो कूलम 10 की पावर -9 कूलम। फिर एक पिको कूलम 10 की पावर -12 कूलम। फिर एक मिली कूलम जो होता है वो होता है 10 की पावर -3 कूलम। 6, 9, 12 और 3, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आवेश के जो चेंजेज है, मात्रक है, वो होता है इस प्रकार से कि एक माइक्रोकूलम आवेश यदि आपको दिया गया है और आपको उसको चेंज करना है कूलम में, तो आपको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा। नैनो कूलम दिया हुआ है और कूलम में चेंज करना है, तो आपको 10 की पावर -9 कूलम से मल्टीप्लाई करना होगा। पिको कूलम दिया हुआ है और कूलम में चेंज करना है, तो आपको 10 की पावर -12 कूलम से चेंज करना होगा। और मिली में दिया हुआ है, तो आपको 10 की पावर -3 कूलम में चेंज करना होता है। अब होता है एक फेरड। एक फेरड जो आपका होता है वो होता है आपका एक फेरड। एक फेरड जो होता है वो होता है आपका 96500 कूलम के इक्वल। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि इस प्रकार से आपके यूनिट्स होते हैं, मात्रक होते हैं, और उनको कूलम में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको एक फेरड आवेश दिया गया है, इसका मतलब आपको 96500 कूलम आपको आवेश दिया गया है। चलिए, एक मात्रक और भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, वो होता है आपका विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसे हम बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU जो होता है उसका बताता हूँ मैं आपको। एक EMU जो होता है आपके, वो 0.1 कूलम के बराबर होता है, या इसे बोल सकते हो आप एक EMU जो होगा 1/10 कूलम के बराबर होगा। तो ये हो गया आपके आवेश के मात्रक। ज़रूर आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं, और एक विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है। किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको चेंज करना है कूलम के अंदर, वो भी आपको पता लग गया होगा। चलिए, फिर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी यहाँ पर ले लेते हैं। और न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल है यदि किसी तार में 4 कूलम आवेश, यदि किसी तार में 4 कूलम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है। कितने समय के लिए बह रहा है?
2 सेकंड के लिए बहता है तो आपको विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने ताकि बेसिक चीज़ों से हम शुरू हो सके और एंडिंग तक आराम से जा सके। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 4 कूलम आवेश है, यानी कि Q इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 4 कूलम। Q इक्वल्स टू 4 कूलम। 4 कूलम आवेश लिया गया है और वो किसी तार के अंदर 2 सेकंड के लिए बह रहा है। 2 सेकंड के लिए बह रहा है, यानी कि समय कितना हो गया 2 सेकंड। और यहाँ पर आपको विद्युत धारा यानी I की गणना करनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। और सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा कि यदि सारी जो इकाइयाँ दे रखी है वो SI यूनिट में है या नहीं। SI यूनिट में होगी, कंपलसरी है कि आप SI यूनिट में उसको चेंज कर लीजिएगा यदि नहीं हो तो। 4 कूलम है तो 4 और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, तो आपके पास टोटल जो धारा है वो आ जाएगी आपकी 2 एम्पियर, यानी टोटल विद्युत धारा कितनी आ गई 2 एम्पियर। ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल जो था वो मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आवेशन की विधियों की। आवेशन की विधियों की बात करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं या एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। देखिएगा, सब लोगों को जिस प्रकार से पता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली जानकारी में होगी। तो आवेशन की विधियों में सबसे पहले देखते हैं हम घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन आपने पहले भी देखा होगा कि घर्षण के द्वारा किस प्रकार से आवेशन होता है। मैंने जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें बताया था कि थैलस ने घर्षण के द्वारा सर्वप्रथम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था एम्बर और रेशम के कपड़े पर, और उसके द्वारा हमें बताया था कि घर्षण के द्वारा किस प्रकार से आवेश को उत्पन्न किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है, ये कह सकते हैं हम, बेटर रहेगा। तो घर्षण के द्वारा सबसे पहले विधि है घर्षण के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा क्या होगा? घर्षण के द्वारा जब किन्हीं भी 2 वस्तुओं को आप आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा? समान परिमाण, ध्यान से सुनना, समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश उन दोनों वस्तुओं पर आ जाएगा। जैसे कि परिमाण समान होगा, यानी कि जैसे आपने बचपन में ये ज़रूर किया होगा, एक कंघी को अपने बालों के साथ में ज़रूर रगड़ा होगा। जब कंघी को बालों के साथ रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि दोनों पर, कंघी पर आपके कुछ चार्ज आ जाता है तथा फिर हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के साथ में जब उसको लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आकर्षण बल होता है, वहाँ पर उन दोनों के बीच में आकर्षण होता है। उसी प्रकार से घर्षण के द्वारा आवेशन में भी यही चीज़ होने वाली है कि जब घर्षण होगा 2 चीज़ों के बीच में, जैसे कि मान लो हमने कंघी और बाल के बीच में भी घर्षण करवाया है, तो यहाँ पर याद रखने की चीज़ ये है कि जो आवेश होगा वो समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होगा। यानी जितना चार्ज 2 चीज़ों के बीच में जब घर्षण होता है तो जितना, जैसे कि एम्बर और ऊन के मध्य घर्षण हुआ तो एम्बर पर जितना चार्ज आएगा उतना ही आपके किस पर आने वाला है? रेशम के कपड़े पर भी आने वाला है। परिमाण समान होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़, लेकिन विपरीत प्रकृति होगी। जो प्रकृति होगी वो विपरीत प्रकृति का होगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इस विधि के अंदर आपको जो याद रखनी है कि समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश वस्तुओं पर आ जाता है, जिसे हम घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। फ्रिक्शन जो विधि है वो ये है। सेकंड जो विधि है वो है आपके चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा देखिएगा, स्पर्श करने पर कैसे आवेशन होता है। सेकंड जो विधि है वो है आपकी चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा आवेशन, ध्यान से सुनिएगा। पहले ही बता चुका हूँ कि कंप्लीट नोट्स, कुछ बच्चों को मैंने कल व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लीट नोट्स भेजे थे और कुछ लोगों ने, जिन्होंने मुझे कमेंट दिया, उन सब के नोट्स जा चुके हैं। आप लोग भी यदि नोट्स चाहते हैं तो ये
व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आप आराम से मैसेज देंगे तो आपको नोट्स फ्री में मिलेंगे, बिना किसी चार्ज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। तो अब बात करता हूँ मैं चालन के द्वारा आवेशन क्या होता है। चालन के द्वारा आवेशन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक छड़ लेते हैं, इसके ऊपर मान लीजिएगा कि प्लस Q चार्ज दे रखा है हमने चालन के द्वारा आवेशन, और एक गोला लेता है जो उदासीन है। क्या है? उदासीन। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि उदासीन का मीनिंग क्या होता है? उदासीन का देखो मतलब होता है हमेशा कि इस पर जो टोटल चार्ज है वो किस प्रकार से है कि जैसे मान लो प्लस 3Q चार्ज है, यानी धनात्मक चार्ज प्लस 3Q है, तो ऋणात्मक चार्ज भी कितना है? प्लस 3Q, जिससे क्या हो जाता है, ये टोटल चार्ज कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 होने का मतलब ये वस्तु क्या हो गई? आपके उदासीन हो गई। उदासीन का मतलब ये है, उदासीन का मतलब ये कतई नहीं है कि उस वस्तु के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। मतलब समझने, टेक्निकली समझने का मीनिंग ये है कि वहाँ पर जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों इक्वल चार्जेज है, उसकी वजह से वो वस्तु क्या है? यहाँ पे उदासीन है। तो जब इस छड़ को, प्लस Q वाली छड़ को जब आप इस वस्तु के पास में लेकर जाएंगे, इसको स्पर्श करवाएंगे, इस छड़ को इस गोले से स्पर्श करवाएंगे, इसे आप स्पर्श द्वारा आवेशन भी बोल सकते हैं। इस विधि को स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन बोलते हैं। तो जब ये छड़ इस गोले से स्पर्श करेगी तो ये गोला, इस गोले में क्या आ जाएगा? आवेश आ जाता है। इस गोले में क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है, यानी ये आवेशित हो जाता है। इस कारण से इस विधि को बोला जाता है चालन द्वारा या आवेशन द्वारा, स्पर्श द्वारा आवेशन। ये है आपकी आवेशन विधि। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं अब। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन जो नेक्स्ट विधि मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अगली विधि है आपके प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिएगा प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, मैं बता चुका हूँ कि आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। घर पर बैठे रहिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको यहाँ पर मैसेज छोड़ना है, यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। जितना सिलेबस इधर चलेगा उतना आपको नोट्स कंप्लीट प्रोवाइड मैं कराऊंगा PDF के थ्रू। यदि आपको कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं लेना है, आपको चाहिए कि आप टेलीग्राम के थ्रू चाहते हैं, तो मैं अपने लिंक में टेलीग्राम का लिंक भी आपको दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम के माध्यम से भी आप नोट्स ले सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है देखिएगा। जैसे कि हमने एक छड़ ले ली, एक छड़ ले ली जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, स्पर्श में और इसमें क्या अंतर है वो चीज़ को ध्यान से आप सुनते जाइएगा। मैंने यहाँ पर चार्ज दे दिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर चार्ज दिया और इसके पास में मैंने मान लो एक गोला रखा है जिस पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होगा। और देखो, स्पर्श द्वारा आवेशन विधि में और प्रेरण द्वारा आवेशन विधि में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि स्पर्श द्वारा आवेशन में हम एक चार्जेबल छड़ को किसी भी अन्य वस्तु को स्पर्श करवाते हैं तभी उस पर चार्ज आता है, जबकि प्रेरण द्वारा आवेशन में हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ इसको इसके बहुत करीब लेके जाना है। यानी जैसे मान लो ये फर्स्ट स्टेप है, मान लो आपका कि आपके इस प्रकार से कोई सिस्टम है जो पास में पड़ा है। अब सेकंड स्टेप पर आप ये बता सकते हैं, सेकंड स्टेप में आप ये बता सकते हैं कि इस गोले के पास में, इस गोले के पास में बहुत नज़दीक जब आप इस चार्ज को लेकर जाएंगे, इस चार्ज को आप नज़दीक लेकर जाएंगे तो क्या होगा, होने वाला क्या है वो बताता हूँ मैं थर्ड स्टेप में। 3 स्टेप में इस प्रेरण को हम कंप्लीट करेंगे, थर्ड स्टेप में मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है। देखिएगा, ये होने वाला है कि जो गोला है, ये गोला है आपका और ये कुचालक स्टैंड है मान लो, ठीक है। ये नीचे की कुचालक स्टैंड है,
ये गोला है तो गोले की जो पास वाली सतह होगी, यानी जहाँ से आप इसको बहुत पास में लेकर गए स्टैंड को, पास वाली सतह पर हमेशा विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा, ये ध्यान रखना। यानी गोले के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा, जबकि दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश आता है। आप यहाँ पर धनात्मक प्लेट लेकर गए और इसके जब पास में लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, धनात्मक तो इसके पास वाली प्लेट पर तो क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा, जबकि दूर वाली यानी उसके उधर वाली प्लेट जो साइड है उस पर कौन सा आ जाएगा, धनात्मक आवेश आने वाला है। चलिए, तो थर्ड स्टेप में ये चीज़ समझ में आ गई। अब फोर्थ स्टेप में एक चीज़ और यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। फोर्थ स्टेप में ले लेता हूँ यहाँ पे एक और वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो भी देखिएगा। फोर्थ स्टेप ले रहा हूँ। फोर्थ स्टेप ये है कि जब इस गोले के ऐसा बोला जाए कि आप प्रेरण के द्वारा किसी गोले पर केवल ऋणावेशित लेके आइए या केवल धनावेश लेकर आइए, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको। इसी गोले पर बात करता हूँ मैं। ये तो पास वाली सतह है, तो इस पर ऋणावेश आया था और इस पर कौन सा आया था, धनावेश आया था। और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि किसी गोले पर प्रेरण द्वारा आप कौन सा आवेश लेकर आइए, केवल ऋण आवेश लेकर आइए, उस पर केवल ऋणावेश चाहिए प्रेरण द्वारा। तो आप क्या करेंगे, इसको किसी इस सतह को, उधर वाली सतह को आप क्या करेंगे, किसी चालक के द्वारा उसे भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित करने से क्या होता है, जो अर्थ का जो वोल्टेज होता है वो हमें पता होता है कितना होता है, 0। उसकी वजह से अर्थ क्या करेगा, ये जो चार्ज जो है इस सतह पर जो चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यानी ये जो पॉजिटिव है वो किधर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। और जब अंदर जाने के बाद में जब इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इस गोले पर केवल जो चार्ज बचेगा वो कौन सा बच जाएगा, आपका ऋण आवेश बच जाएगा। यानी उस प्लेट को आप ऋण आवेशित कर देंगे। तो ये विधि आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। फिर से एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रेरण द्वारा किसी गोले पर आप धनावेश या ऋणावेश लेकर आइए, केवल धनावेश या केवल ऋणावेश लेकर आइए, तो उस कंडीशन में आपको जो स्टार्टिंग में जो प्लेट रखनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखनी है। जैसे मान लो आपको बोला गया कि केवल धनावेश लेकर आइए, तो आपको जो प्लेट उस गोले के पास में लेकर जानी है वो लेकर जानी है आपको ऋण आवेशित प्लेट। जिससे क्या होगा, धनावेश जो होगा वो पास वाली सतह पर आएगा और ऋणावेश जो होगा वो सेकंड सतह पर आएगा। और उसको जब हम भू संपर्कित कर देंगे तो उस पर केवल धनावेश बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रेरण द्वारा आवेशन आपको कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, तो एक मैं होमवर्क में यहाँ पर आपको सवाल देता हूँ, वो मुझे आप भेजिएगा। एक गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित कीजिए। ये क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर भेजिएगा। मैं आपको वहाँ पर अपने नोट्स, कंप्लीट नोट्स फ्री में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अब हम देखते हैं आवेश के गुणधर्म क्या होता है। आवेश के गुणधर्म की बात करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम। तो आराम से 1 बाय 1 चीज़ें हो रही है और इंटरेस्टिंग भी है। आवेशों के गुण या आवेशों के गुणधर्म की बात कर रहा हूँ। देखिएगा, पहला गुणधर्म क्या है। सबसे पहला गुणधर्म है आपका विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता का मतलब क्या है, मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन भी दिया था इससे रिलेटेड। यानी कभी भी आवेशों की जो योज्यता होती है वो हमेशा उसके बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यानी यदि आपको मान लो कोई निकाय दिया गया और उस पर मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम, इस प्रकार से मैंने उस पर आवेश दिया और आपसे पूछा गया कि इस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा। तो उस कंडीशन में आपको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आवेशों के गुणधर्म में हम पढ़ रहे हैं आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता देखिएगा, इस कंडीशन में क्या होने वाला है, कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको निकालना है कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश। कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले जैसे आपके पास में -2 माइक्रोकूलम, तो -2 माइक्रोकूलम ले लिया आपने। फिर क्या है, इसको ऐड करते जाइए। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, हमेशा मैथमेटिकल जैसे आप जोड़ते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, धन और ऋण चिन्हों का, सेम उसी प्रकार से करना है। तो -2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम, फिर प्लस 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसको आप ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना होगा देखिएगा, -2 माइक्रोकूलम, फिर हो गया आपका +2 माइक्रोकूलम, और फिर हो गया आपका +4 माइक्रोकूलम। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा आपका 4 माइक्रोकूलम। यानी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था न्यूमेरिकल, उसका राइट आंसर था 4 माइक्रोकूलम, जो रमेश ने मुझे एकदम सही भेजा था इसका राइट आंसर। तो काफ़ी लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, थैंक यू। आप लोग वीडियोस को कंटिन्यू देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो घर पर प्लीज़ स्टडी शुरू कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, प्लीज़ स्टडी को शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अब की बार हमारे पास एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कम समय बचे, इसलिए आप ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दीजिएगा। और मैं सिलेबस कंप्लीट आपके बुक के अकॉर्डिंग लेके आया हूँ, यानी जिस प्रकार से आपके बुक के अंदर 1 बाय 1 चीज़ें दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। अब मैं पढ़ाऊँगा आपको आवेश संरक्षण क्या होता है। देखिएगा, प्रकृति में पाया जाने वाला जो चार्ज है, आवेश संरक्षण की बात कर रहा हूँ। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेचर में जो चार्ज पाया जाता है वो हमेशा संरक्षित रहता है, यानी कि कभी भी आवेश को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं, ना ही आप उसे उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। और इस चीज़ को मेरे हिसाब से ज़्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने वही चीज़ें बताई है, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा और घर्षण द्वारा। वो सेम चीज़ें यहाँ पर लागू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, आवेश को उत्पन्न नहीं कर रहे, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आवेश का क्वांटीकरण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आवेश का क्वांटीकरण। देखिएगा, ये थोड़ा एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। मैं जो वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ वो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कम्प्लीटली आपको दे रहा हूँ, और नोट्स भी आपको मिलने वाला है, और चैप्टर ख़त्म होते ही आपको लाइव टेस्ट भी मिलने वाला है। तो आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं आवेशों का, ठीक है। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत, इसमें क्या होता है देखिएगा, चार्ज जो हमेशा होता है वो कभी भी आपको, जैसे मान लो आप किसी वस्तु को चार्ज दे रहे हैं, मान लो ये ए वस्तु है और आप बी वस्तु को चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज कभी भी आप 1/2 कूलम नहीं दे सकते, 4/5 कूलम चार्ज आप कभी नहीं दे सकते, ठीक है। 6/7 कूलम चार्ज आप कभी नहीं दे सकते, क्योंकि चार्ज मुक्त अवस्था में होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब, इस वस्तु से इस वस्तु में जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो वो कुछ समय के लिए क्या होगा, एयर के थ्रू इधर आएगा। तो ऐसा जो चार्ज होता है 1/2, 6/7, 4/5, ये चार्ज कभी भी एयर में ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। इसलिए चार्ज हमेशा दिया जाता है आपके 1 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, यानी किसी भी पूर्ण गुणज के रूप में ही इसका स्थानांतरण होगा। कभी भी भिन्नात्मक रूप में या इस वैल्यू के रूप में आप चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और यही कहलाया आपका आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। देखिएगा, इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। इसका फॉर्मूला होता है Q = NE, Q = NE, जहाँ पर क्या है, Q बराबर कुल आवेश, टोटल चार्ज है Q, और N क्या है, स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेशों की संख्या आ गई N, और E बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है आपका 1.6
6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम, 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम जो चार्ज होता है आपका वो हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा इस फॉर्मूले के बेस पर मैं आज आपको एक क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। वो है आपका, किसी धातु के गोले को 1 कूलॉम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। किसी धातु के गोले को 1 कूलॉम आवेश से धनावेशित करना है, यानी Q बराबर कितना हो गया आपका 1 कूलॉम। 1 कूलॉम आवेश को आपको धन आवेशित करना है, Q बराबर 1 कूलॉम, और E बराबर हमें पता है, E बराबर होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -19, और N बराबर आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले से N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। ठीक है, तो N बराबर Q की वैल्यू 1/1.67 इंटू 10 की पावर -19, तो 10 की पावर 19 ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 की पावर 19, नीचे आ जाएगा 1.6 या 1.67, आपकी इच्छा जो लो आप। पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, एंड इधर से 10 ले लिया जाए तो 10 हो जाएगा आपका, 10 की पावर 2 ले लेते हैं, यानी 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, एंड नीचे बच जाएगा 16 का डिवाइड दे दो आप, तो आपके पास टोटल जो नंबर है, टोटल जो आंसर है इसका वो आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 कूलॉम। ये चार्ज आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। N बराबर आ गया आपका 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 कूलॉम। चलिए, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके आगे जो है, इसके आगे की जो क्लास है वो पार्ट 3 में हम रखेंगे, और आज के को 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। आज 2 न्यूमेरिकल आप ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी धातु के गोले को 1 कूलॉम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब फर्स्ट पॉइंट है इसका, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, और सेकंड है आवेश का मान व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे होमवर्क के रूप में देना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में और आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।